तो स्वागत है सुबह स्टडी के चैनल पे। मैं श्रभ द्विवेदी आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे टॉप प्रैक्टिस सेट की सेकंड की सीरीज में जीके जीएस के 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसी श्रेणी में हमारा ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने है। पंचगव्य में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? पंचगव्य जिसका पूजा वगैरह में यूज किया जाता है, चंद्रवट जिसमें बनाते हैं, उसमें एक ऐसा कौन सा है जो प्रयोग नहीं किया जाता? एक गाय का दूध का प्रयोग नहीं होता, गाय के गोबर का, या गाय के घी का, या तुलसी का। तो देखिए इसमें पंचगव्य की अगर बात करते हैं इसमें तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें गाय के जो है 5 आइटम लिए जाते हैं। गाय के 5 वैसे कौन कौन से होते हैं? तो इसमें घी होता है सबसे पहले, गोबर होता है, ओके, मूत्र होता है गाय का, ठीक है, दूध होता है गाय का, और गाय का दही होता है। क्या होता है? दही। तो ये 5 आइटम से पंचगव्य का बनाया जाता है। तुलसी का प्रयोग पंचगव्य में नहीं होता। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। वेद के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ए उपनिषद, बी संहिता, सी ब्राह्मण, या डी अर्णव। तो वेदों के गद्य प्रकरण को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसे हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज से पराजित हुआ था? तो हम जानते हैं ये 1191 में जो तराइन का युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज से हार जाता है। लेकिन नेक्स्ट जो तराइन का सेकेंड युद्ध होता है, सेकेंड युद्ध होता है 1192 में, तो उसमें पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से हार जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, ये किसके दरबार में कवि थे? अमीर खुसरो की अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसा मतलब कव्वाली का पिता या भारत का तोता जो भी कह रहे हैं, ये ऐसे मतलब कवि थे। इन्होंने 7 जो है सुल्तानों का काल देखा। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, कितने? 7 सुल्तानों का ये काल देखते हैं। ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे तो इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी ये थे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी थे अमीर खुसरो। ये सल्तनत काल के 7 सुल्तानों का काल देखते हैं। इन्हें तोता हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। लौह तथा रक्त की नीति किसने अपनाई? वेरी इजी क्वेश्चन। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक, या डी बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह तथा रक्त की नीति बलबन अपनाता है। ठीक है। बलबन जो है ये टैग भी देता है। इसके 3 वो होते हैं, 2 सिद्धांत होते हैं प्रमुख। जिसमें पहले कहता है कि सुल्तान का पद तो ईश्वर के द्वारा प्रदान होता है। इसका वाक्य होता है कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है। और दूसरा ये कहता है सुल्तान का पद जो है निरंकुश होना आवश्यक नहीं। सुल्तान जो है वो निरंकुश हो जाए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 6 नंबर पे। वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वालिस एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया। तो किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया, स्वाली के एस्चुरी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1609, 1610, 1612, या 1618। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1612। 1612 का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों के साथ युद्ध होता है तो यह पुर्तगालियों यहाँ पे हार जाते हैं। ठीक है। अंग्रेजों की सेना में अगर हम कैप्टन की बात करेंगे तो इसमें कैप्टन थे कैप्टन बेस्ट। ठीक है। कैप्टन कौन था यहाँ पे? कैप्टन बेस्ट थे। ठीक है, जो इसका नेतृत्व करते हैं। और यहाँ इसी युद्ध के बाद से पुर्तगालियों का एकाधिकार जो होता है कंपनी पे वो भंग कर दिया जाता है। ठीक है। इसके पहले पुर्तगालियों का एकाधिकार था। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? ए 1616, बी 1650, सी 1630, या 1670। तो इसका राइट आंसर है 1616। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये कंपनी अपने सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों के हाथ बेचकर भारत से चली जाती है। ठीक है। कब चली जाती है? 18वीं शताब्दी तक। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 108 में। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है? ए मैंगलोर, मैसूर, या डी बेलग्राम। देखिए बेलग्राम तो हम जानते हैं गांधी जी यहाँ पे कांग्रेस का जो एकमात्र अधिवेशन करते हैं बेलग्राम में करते हैं। ठीक है। कर्नाटका राज्य में आता है बेलग्राम, जहाँ पे गांधी जी अधिवेशन करते हैं। यह कहाँ पे है? मैसूर। मैसूर जो है यह 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे।
इनमें कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में ऐसा कौन सा कारक है जो योगदान नहीं देता, आपको बताना है। ठीक है, ए है औद्योगिक क्रांति, बी ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, सी रूस में समाजवादी क्रांति, या डी अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो देखिए, ब्रिटेन से भी हमने बहुत कुछ लिया है अपने संविधान में, हम जानते ही हैं। रूस की समाजवादी क्रांति से भी बहुत कुछ लिया गया है भारत में। अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, अमेरिका से बहुत कुछ लिए गए हैं। ठीक है, जैसे रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, और यहाँ से अधिकार लिया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति जो है ये कोई कारण नहीं है संविधान के, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? आर्टिकल 14, 13, 17 या 26? तो हम जानते हैं आर्टिकल 14 जो है ये समता के संबंध में आता है, यानी समता यानी समानता से रिलेटेड है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा मौलिक अधिकार में आता है। 12 से 35 के बीच जो है ये है हमारा, ये मौलिक अधिकार में इंक्लूड है। ठीक है, ये भाग कौन सा है अगर देखें तो भाग 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न पद्मश्री का प्रारंभ किया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, अब 16, 17, 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। कहाँ से? यहाँ पे जब उपाधियों का अंत किया जाता है, ठीक है, उपाधियों का अंत किया जाता है, तो यहाँ पे ये दिया जाता है कि संविधान के अकॉर्डिंग कि केवल सेना या शिक्षा से संबंधित ही उपाधियाँ दी जा सकती हैं। और इसी टाइम भारत पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इनका जो है इसी में इंक्लूड करके बोला जाता है कि ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे तो ये हमारा 18 में होगा, आर्टिकल 18 में ही आएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय, जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंध लगाता है? 23वां, 26वां, 24वां या 32वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23वां। ठीक है, अनुच्छेद 23 जो है हमारा भाग 3 के अंतर्गत आता है। अभी हमने बताया 12 से 35 भाग 3 के अंतर्गत आता है। या मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध करता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय अर्थात उन्हें खरीदना और बेचना, जबरदस्ती मजदूरी कराना, इस पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? अरे ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, पाक जल संधि आप जानते होंगे। ठीक है, पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि की अगर हम बात करें तो मद्रास के जो प्रेसिडेंट्स के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक, कौन थे? रॉबर्ट पाक, ये 1755 से 63 तक थे। इन्हीं के नाम पे ये पाक जल संधि जो है रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? यह उत्तर में स्थित है, किसी अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का जो है दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु में आता है। ठीक है, कहाँ पे आता है? दक्षिणी छोर जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में आता है। ठीक है, या उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके, तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में आता है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? ठीक है, जो हमारा कर्क रेखा है इसके लिए ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से वो राज्य हैं देख लेते हैं हम। मिजोरम, ठीक है, मिजोरम है पहला, फिर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ठीक है, और झारखंड, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ और गुजरात।
हो गए ना हमारे 8। तो यहाँ 8 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है समीपस्थ कोई शहर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना ए मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा और मिजोरम जो है एकदम जैसे भारत के कर्क रेखा के अति समीपस्थ शहर त्रिपुरा का कौन सा है, उदयपुर है। ये मत सोचिएगा कि ये राजस्थान पड़ता है। उधर का जो त्रिपुरा का उदयपुर जो शहर है ये एकदम निकटवर्ती पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसे क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जयमंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, जल मंडल कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थल मंडल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे 117। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी रेखा के सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है वो क्या कहलाता है, हार्स अक्षांश, शीत अक्षांश, 52 व इम्प्रिट या 52वां समांतर दक्षिण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका 52वां समांतर दक्षिण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, भारत ईरान से, भारत पाकिस्तान से, भारत और सऊदी अरब से, ईरान व इराक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत तथा सऊदी अरब से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट अगले स्लाइड में चलेंगे, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जो है पहली बार घोषित की गई, किसके लिए की गई, कपास के लिए, तंबाकू के लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए। तो इसका राइट आंसर है धान, जिसे हम क्या कहते हैं, पैडी, इंग्लिश में पैडी के लिए जो है एमएसपी पहली बार घोषित की गई थी, ठीक है। 1965 सन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है, नकदी व खाद्यान्न दोनों फसलों एक साथ होती है, नकदी दो या दो से अधिक फसलों की खेती इसमें आती है, ये पशुपालन तथा फसल उत्पादन को एक साथ रखता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब हम पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ करते हैं तो यह हमारी मिश्रित खेती में आती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, इनमें कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, मुख्य दोषों में से एक नहीं, आपको ये बताना है, बाकी सारे दोष हैं बट वो नहीं है, ठीक है। और तो ऑप्शन है भंडारण की सुविधा में कमी, नहीं ये कोई दोष नहीं है भैया, ठीक है। ऑप्शन बी परिवहन की कमी, सी अनुकूल मंडी, या डी मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल मंडी। अनुकूल मंडी जो नहीं मिलती ये हमारे दोष में आती है, ठीक है, मुख्य दोष में एक है, एक नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 22 में, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, श्रावस्ती, महाराजगंज, सीतापुर या पीलीभीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीतापुर। ये जो लखनऊ के बगल है ये नेपाल से साझा नहीं करता, ठीक है। अब पूछे अगर नेपाल से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, तो नेपाल से जो है यूपी के 7 ज़िले लगते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, महाराजगंज है पहला, महाराजगंज, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो सिद्धार्थनगर आएगा, नेक्स्ट बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर और श्रावस्ती। नेक्स्ट आगे बहराइच तथा लखीमपुर खीरी और पीलीभीत भी जो है लखीमपुर खीरी और पीलीभीत भी जो है वो नेपाल से साझा करते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, इससे मिलान करना है आपको, ठीक है। तो कौन सी नदी कहाँ से है, जैसे गंगा, जौनपुर, राप्ती, बिठूर, गोमती, प्रतापगढ़, सई, गोरखपुर। तो आपको यहाँ पे मिलान करना है, जैसे गोमती है, गोमती, राप्ती, गंगा। देखिए सबसे एक एक करते हुए, गंगा जो है बिठूर, गंगा के किनारे बिठूर शहर आता है, ठीक है। राप्ती के किनारे गोरखपुर शहर आता है, ठीक है। और गोमती के किनारे लखनऊ आता है और जौनपुर भी शहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लखनऊ नहीं, सही ये प्रतापगढ़, इसके किनारे प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में बहती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 124 में, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, ए गौतम बुद्ध नगर, बी हाथरस, सी कन्नौज, सी या डी संत रविदास नगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 124 का भदोही, या जिसे हम रविदास नगर भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, भदोही भी कहते हैं, ठीक है, भदोही।
तो ये हमारा सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से आ जाता है। ठीक है, इसका अगर क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो 1646 होता है, 1646 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्न में कौन से जिले सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करते? तो मध्य प्रदेश के साथ किसका कौन सा जिला नहीं लगता? इलाहाबाद, इटावा, मिर्ज़ापुर, अलीगढ़। तो इसमें जो हमारा अलीगढ़ है ये जो है एमपी से नहीं लगता। ठीक है, बाकी ये एमपी से लगते हैं। 3 और भी एमपी से लगते हैं, जैसे चित्रकूट लगता है एमपी से, बांदा लगता है। ठीक है, मिर्ज़ापुर भी लगता है, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर इसमें तो दिया गया है। ठीक है, प्रयागराज भी लगता है। इधर आगरा, जालौन, झांसी और ललितपुर ये भी लगते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। उत्तर प्रदेश का व्यावसायिक फसल जो व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? मुख्य गेहूं, गन्ना, मक्का, चावल। देखिए व्यवसाय पूछा है तो गन्ना यहाँ पे राइट हो जाएगा, खाद्यान्न पूछेगा तो गेहूं राइट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे गन्ना जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। उत्तर प्रदेश के बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? जो बीज प्रमाणीकरण है वो कहाँ पे है? इलाहाबाद में, गौरीगंज में, सुल्तानपुर में, आलमबाग में। इसका राइट आंसर है आलमबाग। आलमबाग कहाँ पे आता है? ये लखनऊ में आता है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसएचओ यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 में, 94 में, 99 में या 2001 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994 में। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल जो है इसकी स्थापना 1994 में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं? आपको बताना है। तो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिशन चैनल रिसीवर है। ठीक है, या मॉड्यूल या डिमोडुलेटर रिपीटर है, या सी ट्रांसमीटर नाइज या इंफॉर्मेशन है, या डी ट्रांसमीटर सिग्नल तथा मॉड्यूलर है। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली के लिए 3 जो बुनियादी इकाई है वो ट्रांसमीटर, मिशन चैनल तथा रिसीवर। ठीक है, ये ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? SMTP, HTTP, FDP या POP3? ये देखिए HTTP लिखा है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी, POP3। POP3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो क्या होता है फुल फॉर्म POP3 का? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन। ओके, VERSION वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। 131 में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रायोजनक उन्मुख प्रयोजन आधारित क्रमादेशन प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है? पर्ल, रूबी, पाइथन या सी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारी सी है, जो ऑप्शन डी। और लैंग्वेज की बात करेंगे सी। तो ये जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा है। ठीक है, प्रोग्रामिंग की भाषा इसमें पूछा नहीं है तो गलत है। ये यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक भाषा है। ठीक है, और पर्ल, रूबी तथा पाइथन जो है ये प्रोग्रामिंग भाषा, प्रयोजन आधारित प्रोग्रामिंग भाषा। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। निम्नलिखित में कौन से द्विधारी संकीर्ण परिणाम स्वरूप, ये बाइनरी पे आधारित क्वेश्चन है तो बाइनरी आपको बताना है। ठीक है, इसमें कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा जो करने पे हमारा वैल्यू आएगा? तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे जोड़ने पे या घटाने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें ऑप्शन बी को हम देख लेते हैं, हमें यहाँ पे डाउट लग रहा है। देखिए 1 सबसे पहले, और 1 से अगर हम 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 1 नहीं जाएगा तो 1 कैरी करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 से जब 1 घटाएंगे तो फिर 1 बचेगा, यानी 1 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 बचा, 1 कैरी कर ही दिए थे तो 1 बचेगा, तो वो 1 भी उतर 1 से 1 घट गया, 0 बचा, सॉरी। हाँ, ठीक है, तो हमारा बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम घटा देते हैं इसको। 1 1 0 1 0 1 माइनस करेंगे 0 1 0 1 माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 1 0
101। ओके, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, ये भी सेम इसी पे है, इसी पे आधारित है। आपको ये बताना है कैसे आएगा। ठीक है, बाइनरी का थोड़ा सा रूल आपको डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, घटाने का जो रूल होता है, जीरो से अगर हम जीरो को घटाएंगे तो जीरो आएगा, वन से जीरो घटाएंगे तो वन आएगा, वन से वन घटाएंगे तो जीरो आएगा, और जब हम जीरो से वन घटाएंगे तो वन आएगा, और वन हमारा बैरो आएगा। ठीक है, कैरी के रूप में। ये हमारा घटाने का रूल है। और अगर हम इसे तरह एडिशन का रूल देखेंगे तो एडिशन में वन प्लस वन ऐड करेंगे हम तो जीरो हो जाएगा, और वन बैरो हो जाएगा या कैरी हो जाएगा, वन बैरो हो जाएगा। ठीक है, और जीरो प्लस जीरो ऐड करेंगे तो जीरो प्लस जीरो ऐड करेंगे तो जीरो। ठीक है, और प्लस वन, तो वन प्लस वन ऐड करेंगे तो फिर जीरो वन कैरी। ठीक है, सॉरी, जीरो वन ऐड करेंगे तो वन, या जीरो प्लस वन ऐड करेंगे तो भी वन। ठीक है, ये हमारा एडिशन का रूल था। इसे आप चेक करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, मेथड हमने बता दिया। नेक्स्ट आगे चलेंगे, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है 34 में, जिसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है, हम जानते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प क्लास सेकंड का लीवर का उदाहरण है। क्लास सेकंड यानी द्वितीय प्रकार के उत्तेलक जो होते हैं। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। आल, भार, आयास, ये हमारी खुद की बनाई ट्रिक है, आपको कहीं मिलेगी नहीं। ठीक है, ये हमने अपने याद के लिए बनाया था। आल भार, आल से आलम्ब। ठीक है, भा से भार, आयास से आयास, यानी ये जो है प्रथम प्रकार के तोलक में आलम्ब जो है हमारा बीच में होगा, द्वितीय प्रकार में भार हमारा जो है बीच में होगा, और तृतीय प्रकार के तोलक में हमारा आयास जो है वो बीच में हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे भार बीच में हो जाता है। ठीक है, वेट जब बीच में हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्सेप हो जाएगा, नाइफ हो जाएगा, व्हील बैरो हो जाएगा, टॉन्ग्स हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हील बैरो। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, सिलिकॉन क्या है, धातु है, उपधातु है, अधातु है, या नोबेल गैस है। तो हम जानते हैं सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च गुणवत्ता या शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। थर्माइट मेथड, कार्बन न्यूनीकरण, हाइड्रोजन न्यूनीकरण, विद्युत अपघटनी मेथड से जो है धातु की उच्च शुद्धता हमारी जो है प्राप्त हम कर सकते हैं। ठीक है, मेटल की ये इलेक्ट्रोलाइट मेथड होता है। ठीक है, इसमें उच्च प्रक्रियाशील की धातुएं जैसे सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि की इत्यादि जो है इसके अयस्कों को अलग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 138 में, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ठीक है, इंटरनल सबसे लार्जेस्ट अंग अगर हम बात करें, गुर्दा यानी किडनी, पेट, स्टमक, जिगर, लीवर। एक्चुअली लीवर जो हमारा है ये सबसे लार्जेस्ट जो है ग्लैंड है या ग्रंथि है या अंग है। ठीक है, तो हमारा लीवर ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके लीवर की वेट की बात करें तो 1.6 kg जो है लीवर का वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सा तंत्रिका तंत्र फाइबर से बना होता है जो प्रतिबिंब की क्रियाओं को मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान भी करता है। ऑप्शन ए है मोटर स्नायु जिसे न्यूरॉन कहते हैं, ऑप्शन बी है मेरुदंड, ऑप्शन सी है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, या ऑप्शन डी है कपलनीय नसें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 139 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरुदंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरुदंड जो है एक लंबी पतली नलिका सदृश संरचना है। ठीक है, सदृश मतलब दिखती है, जो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। किसकी, ये तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। या संदेश को मस्तिष्क, ये जो संदेश हमारे जो माइंड में चलते हैं, संदेश को मस्तिष्क के अंग तक तथा अंग से मस्तिष्क तक भेजने में जो है कार्य करती है। ठीक है, यहाँ ये प्रतिबिंब की क्रिया का भी संचालन करती है, जैसे प्रतिबिंब हमारा बनना बिगड़ना, ये सब इसी से संचालन होता है। ठीक है, तो मेरुदंड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सा हृदय धड़कन और श्वसन की को नियंत्रित करता है। जो धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है, तो अरे ये तो बहुत फेमस है, मेडुला ऑब्लिंगेटा ही हमारे धड़कन यानी हार्ट बीट और श्वसन रेस्पिरेशन सिस्टम को जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, इसे नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। 141 में चलेंगे हम, अगर अगली स्लाइड जो है
अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका नोएडा, बेंगलुरु, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी शिमला में। ठीक है, अगस्त में बहुत गर्मी रहती है तो कैसे आप याद कर सकते हैं, शिमला में इसलिए किया गया इसका आयोजन। जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यूपी का यहाँ पे 7वां स्थान था। ठीक है, यूपी का 7वां स्थान आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। जुलाई 2022 में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्यों ने पक्ष में मतदान दिया? ठीक है, जो पक्ष में मतदान देते हैं वो कितने हो जाते हैं? 161, 162, 65 या 68। तो इसका राइट आंसर है 143 का ऑप्शन ए। 161 मतदान जो है हमारे यहाँ पक्ष में पड़े थे टोटल। ठीक है, टोटल 193 ने वोट किया था, जिसमें 161 जो है हमारे पक्ष में पड़े थे, मतलब फेवर में था महासभा में जो मतदान हो। नेक्स्ट आगे चलेंगे। जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन के द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु तथा गोवा, अहमदाबाद या केरल, सी मैसूर तमिलनाडु या डी अयोध्या तथा आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद तथा केरल। ठीक है, अहमदाबाद तथा केरल को, अहमदाबाद को हाई स्टडी के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, और केरल को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 145 नंबर में। अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग सत्र 2022 सीजन 9 का नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी, जो प्रो कबड्डी लीग 2022 में होता, सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे? गुमनाम सिंह, विकास कंडोला, पवन सहरावत या डी प्रदीप नरवाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन सहरावत जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्ति हुई? ए नत्थाथम्बी कालासिल्वी या डी बी जो है टी अन्ना सेल्वी या सी टेसी थॉमस या डी दीप्ति महेश्वरी। तो इसका राइट आंसर है 146 का ऑप्शन ए नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को नियुक्ति किया गया। 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ए शरद पगारे, बी नासिरा शर्मा या सी रामदरस मिश्र या डी असगर बजाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असगर जो है बजाज को प्रदान करने की घोषणा की गई। उन्हें यह व्यास सम्मान नाटक जो महाबली के लिए प्रदान किया गया था। इनकी जो नाटक थे उसके लिए महाबली, कौन सी नाटक? महाबली के लिए 31वां। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने, अच्छा यहीं पे अगर हम राम सरस्वती सम्मान की बात करेंगे, अगर सरस्वती सम्मान किसे मिला था तो रामदरस मिश्र जी को सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? ऑप्शन ए जसवंत सैनी, ऑप्शन बी राम वीरोपाध्याय, ऑप्शन सी संजय अग्रवाल या ऑप्शन डी अरविंदम बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति की बनाई गई थी। 149 में देखेंगे 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली, वो लेखक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है कैरोलीन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स या सी रेचल कार्सन या डी राजगोपालन। तो इसका राइट आंसर है 149 का साइलेंट स्प्रिंग, जो इनका पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक है, इसके रेचल कार्सन ने इसे लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। नगरीय एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण परिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जो नगरों का नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण है, ये जो हानिकारक हो रहा है, ये सभी है, इससे सब होगा डिस्टर्बेंस। क्या? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण परिस्थितिकी के लिए भी है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारी 50 क्वेश्चनों की जो है जीके जीएस की सेकंड प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और चैनल को प्लीज़ भाई लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपका धन्यवाद, थैंक यू।